अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इकॉनमी, चाहे घर की मईशत हो, मुल्क की हो, सब कुछ हो। ख़त्म बात शुरू भी मईशत से, ख़त्म भी मईशत पे। गवर्नमेंट्स गिरती मईशत के ऊपर हैं, बनती मईशत के ऊपर हैं। सो टुडे वी हैव द मैन टू टॉक अबाउट इट। जैसा कि आपने ट्वीट में ही पढ़ा होगा, जनाब असद उमर साहब, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच। आज हम 30 सेकंड ऑलमोस्ट डिले होने लगे थे। वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ आई हैव टू शेयर विद यू। ये अपनी गाड़ी खुद ही चला के पहुंचे, तो मैंने उनको कहा कि आइंदा से फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज़ ड्राइवर रखा करें, मीटिंग्स डिले हो जाएंगी, हमें इतनी सादगी नहीं आपकी चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले लेट्स हिट द डेक रनिंग। पहले बताएं कितने पैसे चाहिए? 9 बिलियन, 8 बिलियन, 12 बिलियन, कितने चाहिए, कब तक चाहिए, कहाँ से आएंगे? देखें, इसका एक सादा जवाब इसलिए नहीं है कि आपके बहुत सारे फैसले जो हैं वो हर फैसला थोड़ा 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 और कुछ फैसले ज़्यादा असर करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमने अभी मेजर्स लिए, फिस्कल मेजर्स, ज़ाहिर है आप उसकी भी बात करेंगे, उसकी वजह से वो गैप जो है कुछ कम हुआ है। इसके साथ जो है आपने जो जिस तरीके से आप, सबसे बड़ी इंपोर्ट आपकी क्या है? सबसे बड़ी इंपोर्ट आपकी पेट्रोलियम की मसनूआत हैं। वो पेट्रोलियम की मसनूआत आप किन टर्म्स पे ख़रीद रहे हैं, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और हम उसके नेगोशिएशन में हैं कि हम अपने लिए ऐसी कोई टर्म्स लें कि जिसकी वजह से हमारे गुंजाइश पैदा हो। तो इसीलिए ये कहना कि इस वक्त फौरी तौर पर कितने पैसे की ज़रूरत है, इसलिए नहीं बताया जा सकता एक नंबर। लेकिन जो मैंने एक नंबर शुरू में, उस वक्त तो मैंने मेरे ख्याल में ओथ भी नहीं लिया था, मैंने कहा था तकरीबन 12-1 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। वो नंबर जो है मोरलेस आज भी मेरे ख्याल में एक्यूरेट नंबर है। तो सऊदी अरेबिया में आप गए, ऑब्वियसली डेफर्ड पेमेंट्स की बात हुई होगी ऑयल की, क्या उसमें पॉसिबिलिटी है? और दूसरा ये 3 ग्रांट्स का क्या सीन है? लाइक वो तो फ्यू मिलियन डॉलर्स हैं, वो क्या है? वो ऐसे ही बस टोकन मनी टाइप का करा दिया? ग्रांट्स तो एक प्रोसेस में पहले से चल रहा था, तो उसके लिए वो होना था। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी एक सिंबॉलिक विजिट था। वो शो करना चाहते हैं सऊदीज़ जो हैं, वो हमें जब हम वहाँ पे पहुँचे, जिस तरीके से रिसीव किया गया, जिस लेवल के ऊपर मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ पे जो बात की गई और उसके बाद जो फॉलोअप किया गया, उस तमाम चीज़ों से पैगाम ये मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ अपनी रिलेशनशिप जो है उसको दोबारा एक बहुत हाई लेवल पर ले जाने के लिए इंटरेस्टेड है। और सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के चेयरमैन खुद फ्लाई करके, सिर्फ फ्लाई करके आए थे ये काम करने के लिए, फिर फ्लाई करके वापस चले गए। तो मेरे ख्याल में वो भी एक मैसेजिंग जिसको बोलते हैं वो कर रहे हैं, और बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। डेफर्ड ऑयल आपके ख्याल में सऊदी अरेबिया से हमने उनसे बात की है और मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। एंड वेरी क्विकली ऑन ऑयल, अब ईरान पे सैंक्शंस आ रही हैं अमेरिका की, आई थिंक नेक्स्ट मंथ आ जाएंगी, उससे भी ऑयल मार्केट एकदम इफेक्ट होगी, इम्पैक्ट होगी। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? अभी देखें, अभी जो पाकिस्तान की वो कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसान हो गई कि पहले परफेक्ट राउंड नहीं गैदर हुआ था, तो ऊपर से ट्रम्प साहब ने जाके जो ईरान से वो ले लिया है, जो उन्होंने सैंक्शन लगाने की, वही ड्राइव करी। उस वक्त ऑयल की प्राइस इस वक्त कोई $81 से ऊपर चली गई है। और वो भी बड़ा मज़ेदार था कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो एक पब्लिक धमकी देता है। वो ट्वीट उन्होंने जो की, उन्होंने कहा कि सारी सिक्योरिटी मिड की हम प्रोवाइड करते हैं, और आसान अल्फाज में कहा कि कीमत तेल की नीचे ले आओ। अगले दिन जब मार्केट खुली तो तेल की कीमत $1.80 बढ़ चुकी थी। सो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक डेवलपमेंट है। उम्मीद हमारी यही होगी कि मार्केट्स जो है स्टेबलाइज करें। अच्छा, अब ज़रा मैं डोमेस्टिक पे आ जाऊँ, इस पर भी अब बात होगी, क्योंकि एनर्जी पे भी अब और बात करेंगे। आपका डिपार्टमेंट नहीं है टेक्निकली, बट इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। सारा कुछ जितने गर्दिशी कर्जे हैं सब कुछ है। पहले तो ज़रा बात कर लें जो आपने सैलरीड क्लास के लिए किया। डार साहब होते थे, उनकी भी फेवरेट होता था व्हिपिंग बॉय सैलरीड क्लास, उसी को स्क्वीज़ करो। वो 13 लाख आदमी है पाकिस्तान में, 20 करोड़ याशी कर रहा है, 13 लाख टैक्स देता है, उसी को आगे रगड़ते रहते हैं। चले उन्होंने 15% किया, आपने उठा के फिर उसको 25% कर दिया और 29% कर दिया। वाई? जो आपके गुड सिटीजन्स हैं आप उन्हीं को पिनलाइज कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बुरी खबर बता दूं कि 13 लाख नहीं है डायरेक्ट इनकम टैक्स देने वाले, 13 लाख फाइलर हैं। उनमें से आधे टैक्स नहीं देते। टैक्स देने वाले, डायरेक्ट इनकम टैक्स देने वाले 7 लाख लोग हैं लगभग। उस 7 लाख लोग में से 6,30,000 के ऊपर हमने 1 रुपए की भी चेंज नहीं की। 6,30,000 जो 7 लाख में से हैं, यानी 90% पे हमने कोई चेंज नहीं की। जो सबसे ज़्यादा इनकम लेवल के ऊपर हैं उनके ऊपर ये चेंज की गई है। और मालिक, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इसको हमने बड़ा गौर से देखा, और ये पॉसिबिलिटी थी वो रेवेन्यू मेजर के बगैर भी शायद। लेकिन क्या ये आप समझते हैं, और ये मेरी सोशल क्लास है ना, ये तो मेरी बरादरी है, ठीक है ना, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, मुझे अभी तक एक आदमी नहीं मिला जिसने मुझे ये बोला कि असद तुमने ये गलत किया।
लोग बोलते हैं यार बड़ा जुल्म किया उसके बाद, उसने पूछता अच्छा गलत किया, कहते नहीं गलत तो नहीं किया। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि अभी भी टॉप रेट जो है सैलरी कॉर्पोरेट सीईओ का जो है टैक्स रेट है वो 25% है। पाकिस्तान में जहां 17% जीएसटी दे रहा है एक आम आदमी एक अपनी एसेंशियल परचेज के ऊपर। ये बंदा जौन सा है जो आपको टैक्स दे रहा है, ये साथ जीएसटी भी दे रहा है, साथ आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी दे रहा है। मैं ये समझता हूं, उसको तो आप डबल टैक्सेशन कर रहे हैं। वो सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों दिए जाते हैं। साहिब सरबत लोग आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो हैं उनको ज्यादा बोझ उठाने की जरूरत होती है एक माशरे के अंदर, और सबसे बड़ा खतरा भी हमें है कि अगर हम प्रोटेक्ट ना करें, अगर हम गरीब को मुतवसत तबके को प्रोटेक्ट ना करें। आपका मिडिल क्लास का इसमें सैलरीड बंदा भी आ गया है, क्या बात कर रहे हैं? बैंकर्स के यंग बैंकर्स वगैरह वो लड़के बीच में आ गए। माजरत के साथ मुझे किसी और ने बोला तो सुना है, कोई बोर्ड टैक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने टीवी पे बोला कि 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा जो तनख्वाह लेता है वो गरीब होता है। माजरत के साथ फिर आपने गरीब देखा नहीं, जरा वोट लेने के लिए निकले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान में गुर्बत क्या होती है। सो क्या 2 लाख रुपए महीने वाला बड़ा अमीर आदमी नहीं है, लेकिन मैं उस आबादी की बात कर रहा हूं जहां 2/3 आबादी यानी पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज्यादा लोग वो हैं जो 200 रुपए दिन से कम दिहाड़ी वाले हैं। इस पे आ जाएं, टैक्स की बात हो रही है एंड आई वांट स्पेसिफिक आंसर्स, हम जरा उसको करें। टैक्स नेट बढ़ाने की हमेशा बात हुई, आपने खुद ही कहा भी कि जी ये 6 लाख लोग रह गए। टैक्स नेट के लिए अब क्या कर रहे हैं और किस टाइम फ्रेम में कर रहे हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन, और यही सवाल मेरा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो उस दिन धुआंधार तकरीर की मिफ्ता इस्माइल इन सबसे है कि ये जो फाइलर नॉन फाइलर जिस पे इतना शोर मचा हुआ है, ये तो आपने मई में इस साल बजट में किया जब आपकी हुकूमत खत्म हो गई थी। 5 साल आपने किया क्या? और जब कोई आदमी महंगी गाड़ी लेने के लिए आता है 2 करोड़ 80 लाख, आज मैं बड़ी लिस्ट लेके बैठा हुआ था, 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ की गाड़ियां लोगों ने खरीदी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर नहीं है। भाई ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपने किया क्या? कुछ नहीं किया। एक्शन जनाब कल से शुरू हो गया है और अब यही करना है। इस आपको पता ना 183 अरब रुपए के रेवेन्यू मेजर्स हैं हमारे, उसमें से 92 अरब रुपए में टैक्स को नहीं लगाया। वो एफबीआर की जिम्मेदारी लगाई है कि आपने ये जो इवेट करे ना, जो पैसा जो नहीं दे रहे टैक्स, आपने इनको जाके पकड़ना है। और जैसे मैंने कहा कि वो आज भी मैंने मीटिंग की है, 1 घंटे हम उसके ऊपर बैठे और ये काम शुरू हो गया है। और ये सारे जो टैक्स फाइलर्स हैं जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैसा खूब दबा के खर्च कर रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स को नहीं देते, हम इन सबके पीछे। ये जो 100 टैक्स आप शुरू कर रहे हैं, 100 का क्राइटेरियन क्या है? कौन है ये लोग? अच्छा, इसकी हमने आज ज्यादातर जो बात हुई वो यही हुई। हम आज भी कर सकते थे, उसको हमने मंडे तक डिफर कर दिया है बिकॉज हम नहीं चाहते उसके अंदर गलती हो। बिकॉज एग्जैक्टली जो आपने कहा, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। ये ना को कल मैंने कहा यार कोई शेखू पूरा मुस्लिम लीग वाइस प्रेसिडेंट का सदर, वो वाइस प्रेसिडेंट आ गया, वो कहेगा जी सियासी इंतकाम हो रहा है। तो जो आज हमारी डिस्कशन हुई है बेसिकली इस वक्त हम इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनके घर खरीद, जमीन या घर प्रॉपर्टी खरीदने की प्राइस से और गाड़ी में। तो एक गाड़ी का थ्रेशोल्ड लगा रहे हैं, घर की प्रॉपर्टी का टोटल एसेट परचेजेस जो टॉप 100 आएंगे ना, कि फाइल नहीं करता लेकिन इतने करोड़ों की उसने जायदाद खरीदी है पिछले 5 साल में, वो जो टॉप 100 होंगे उनको, उसमें क्रेडिट कार्ड स्पेंड और ये फॉरेन ट्रैवल वगैरह ये भी होंगे? नहीं, अच्छा वो जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज जो उसमें होनी, उसमें ये दोनों चीजें, एक असासे आप जो खरीद रहे हैं, दूसरा लाइफस्टाइल आपके पास जो है, आप बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं, वो एक बड़ी एक्सरसाइज है। मैं ये 100 सवाल ये है कि थोड़ा आप पूछेंगे 100 क्यों भाई, तो लाखों लोग हैं, 100 क्यों? देखिए मैं ये चाहता था, वो भी आपकी गिनती 100 पे खत्म होती ना, 100 दिन का प्लान 100, इसलिए कि जब मैं लाखों लोगों के पास जाऊंगा ना तो एफबीआर के पास जस्टिफिकेशन होगी कि जी ये काम करने के लिए तो चाहिए मैं साल 2 साल चाहिए। मैं चाहता हूं कि 6 हफ्ते 8 हफ्ते के साइकिल के अंदर ये शुरू से लेके एंड तक का प्रोसेस हम करें, एक मैसेज कौम को पैगाम चला जाए, जनाब जो सबसे बड़े थे ना हम उनके पीछे चले गए, तो अब मेहरबानी करें। साथ साथ हमने 2 और भी काम करने मालिक, एक ये है सहूलत पैदा करनी है। मैंने एफबीआर को इंस्ट्रक्शन दे दी है, आपने जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म है उसको सिंप्लीफाई करना, आसान तरीन जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस है सबसे आसान वो कर दें। दूसरा टैक्स जमा कराने का तरीका, मैंने तो उनको कहा कि यार मुझे ये चाहिए मैं घर बैठ के अपने फोन के ऊपर टैक्स रिटर्न जमा करा सकूं। सहूलत पैदा करें लोगों की। इमरान खान आपको पहले दिखा चुके हैं कि जी कौम का जो पैसा है, टैक्स का पैसा हम अपने लिए ऊपर नहीं खर्च करेंगे, जो वाकई में ज़रूरी काम है उसके ऊपर खर्च करेंगे। और तीसरा ये है कि इसके बावजूद भी जो नहीं देगा फिर उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की वो जो रेटिंग है उसकी रिपोर्ट आई है, फिच रिपोर्ट आई है, यूएन की रिपोर्ट आई है, तमाम से इंडिकेट ये करता है कि जीडीपी स्लो होनी है, सब कुछ होनी है, आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। आपकी समझ नहीं आ रही, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स, कभी कहते हैं आईएमएफ के पास जाना है, कभी कहते हैं आप नहीं जाना।
इन द मीन टाइम हो क्या रहा है कि डॉलर फ्लक्चुएशन अजीब हुई है, इन्वेस्टमेंट मार्केट्स परेशान हुई हैं, आपके स्टॉक मार्केट में फैसला इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है? व्हाई डोंट यू डिसाइड, या कह दें नहीं जाना है, कहना है जाना है? और ये बताएं, दूसरा डॉलर जौन सा है, क्या ये फ्री फॉल में होगा, मर्सी ऑफ द सो कॉल्ड ओपन मार्केट? क्या हो रहा है इसमें? अगर कोई मुझे एक दफा दिखा देना कि मैंने पिछले 4 महीने में इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कभी भी इस जवाब जो अभी मैं देने जा रहा हूं उसके अलावा कोई देगा, सब ऑप्शंस देखेंगे बशमूल आईएमएफ के ऑप्शन के। कभी भी मैंने ना ये कहा है कि आईएमएफ के पास जाएंगे, ना मैंने ये कहा नहीं जाएंगे। ठीक है जी, क्यों नहीं जा रहे जल्दी में? सर जैसे मैंने कहा, सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करना जरूरी है। क्या पाकिस्तान की मईशत पिछले 4 हफ्ते के अंदर तबाह बर्बाद होगी? क्या रुपया बिल्कुल फट गया? आज भी रुपया उससे कम है जब हमने हमारा गवर्नमेंट का ओथ लिया गया था, उससे रुपया तगड़ा है इस वक्त, डॉलर उसके कम है उस पर। सो हमने कंट्रोल किया है, हम देख रहे, साथ साथ सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे, क्योंकि ये छोटा फैसला नहीं है। कौम की 21 करोड़ लोगों की जिंदगी इफेक्ट होती है। वुड इट बी राइट फॉर मी टू अज्यूम कि आपका जो सही डिसीजन है ये बहुत बेस करता है जो सऊदी डेलीगेशन है उससे क्या बात होती है, जब 3 अक्टूबर को आप चाइना जा रहे हो, इन दो के ऊपर और इसके आउटकम्स के बाद डिसाइड आप करोगे कि क्या आईएमएफ अवॉइडेबल ऑप्शन है या नहीं है? मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारी चाइना के साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनके साथ भी बात हुई है, यूएई के साथ हुई है, सऊदी अरेबिया के साथ हुई है। हम ये भी कर रहे हैं, हमने जो अपने फिस्कल मेजर्स लेने थे वो भी ले लिए। आईएमएफ की टीम इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है। मैंने आपको पहले बताया था स्टाफ मिशन आएगा, ये नेगोशिएशन नहीं हो रही, लेकिन स्टाफ मिशन को हमने इसलिए बुलाया कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा एनालिसिस वाला काम मुकम्मल हो जाए। अगर उसके बाद हम फैसला करें कि आईएमएफ के पास जाना है तो हमारा ये टाइम बचे। तो हम जैसे हमने प्रॉमिस किया था एग्जैक्टली सारे फ्रंट्स एक्सप्लोर करेंगे। मेरे ख्याल में मैं तकरीबन, मेरा टारगेट 30 सितंबर था, उससे मेरे ख्याल में 8-10 दिन आगे चला जाएगा, ये डिसीजन हो जाएगा कि 8-10 दिन के बाद मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को डेफिनेटिवली एक रिकमेंडेशन कर सकूं कि जी इस रास्ते में निकलना है। अगर मैं कहूं क्या आप 10 अक्टूबर तक ये फैसला कर लेंगे कि हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला इस पोजीशन में होऊंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को अपनी रिकमेंडेशन कर दूं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और कोई देखना चाहें वो फिर उनका फैसला है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन। आप सऊदी अरेबिया गए, ज़बरदस्त आपकी मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, 1 लाख आदमी वहाँ से डिपोर्ट हो गया, वहाँ पाकिस्तानी लेबर फोर्स वापस आ गई। वो मैं एक फिगर्स देख रहा था, कोई 1.1 से 1.2 बिलियन डॉलर्स वो भेजते थे। ये आपने बात उनसे की, बिकॉज उनको रिप्लेस किया इंडियंस ने, कि इसके ऊपर क्या बात हुई आपकी? ये टू बी फेयर सऊदी अरेबिया के साथ ये उनकी एक सऊदीयाइजेशन पॉलिसी है, ज़्यादा उसका इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। और जिस किस्म की लेबर हमारी वहाँ पर है उसको रिप्लेस करना क्योंकि आसान होता है और रिलेटिवली लेस स्किल्ड है, तो हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। उसके अलावा कुछ रिमिटेंसेस वगैरह के भी प्रॉब्लम्स उनको हो रहे थे, और तीसरी वीज़ा फीस हमारी बढ़ रही थी। ये जो तमाम चीज़ें जो आवाम को बराह रास्त इफेक्ट करती हैं, वो सारी इशूज़, इनफैक्ट वीज़ा फ़ी वाला तो इशू जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद 2 दफ़ा रेज किया इस इशू को। सो जी बिल्कुल इनके ऊपर भी बात हुई। अच्छा ये बताएं, एक कंफ्यूजन पड़ रहा है, लोग कहते हैं कि आपके पास अभी तक रोड मैप नहीं है। यू वर द ओनली मिनिस्टर जो अनाउंस पहले कर दिया था, बल्कि मैंने जब इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने इंटरव्यू अनाउंस किया कि यू विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर। आप पहले शैडो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन लगता ही है कि जैसे अभी तक यू आर स्टिल गेटिंग योर फीट वेट, अभी समझ नहीं आ रही। पहले आपने प्लानिंग की भी थी, जो आपकी स्टेट कॉरपोरेशंस हैं उनके सीईओज नहीं हैं, चाहे पीआईए है, चाहे स्टील मिल है, चाहे दूसरे हैं, महकमों में सेक्रेटरीज नहीं हैं। एक कन्फ्यूजन सा लग रहा है एक हेडलेस चिकन की फीलिंग आ रही है। ये बड़ी मजेदार है। पहली बात तो ये जो आपने बहुत सारे महकमे का है उसका फाइनेंस मिनिस्टर मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो गवर्नमेंट की बात कर मैं जो ना बड़े बड़े तजिया निगार जो हैं, 4 साल गैस पे उन्होंने कोई डिसीजन नहीं किया, बैंकरप्ट करके रख दिया गैस का सिस्टम। वो जो हैं वो बड़े तजुर्बाकार थे, वो बड़े, उनको दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। यहां 30 दिन के अंदर 30 डेज ऑफ गवर्नमेंट बीइंग फॉर्म्ड, आपने क्लियर डिसीजन लेने शुरू कर दिए। 450 अरब रुपए का खसारा कराया इन्होंने बिजली के निजाम में पिछले साल, 150 अरब रुपए का खसारा कराया गैस के निजाम में। सिर्फ एनर्जी के सेक्टर में 600 अरब रुपए का खसारा करा के चले गए। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको पता था क्या करना है। हम जो इन्होंने आके 30 दिन के अंदर 35 दिन में एक्शन लेने शुरू कर दिए, हमें नहीं पता। बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है। क्यों ज्यादा टाइम इस वक्त लग रहा है? वो बड़ा शोर था, असद उमर बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि आप पेशेंट को आईसीयू में छोड़ के गए थे, उसकी बाईपास सर्जरी करनी है हमने, ठीक है ना। तो वो जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, जो हमने एफबीआर की रीऑर्गेनाइजेशन करनी है, टैक्स यूनिट, पॉलिसी यूनिट को अलग करना है, इंप्लीमेंटेशन को अलग करना है, जो हमने एनर्जी के अंदर रिफॉर्म्स करनी है, उस पर तो काम आप शुरू करेंगे। हम तो अभी तक उसके अंदर लगे हुए थे, इमरजेंसी के अंदर। बट ये मैं आपको बता दूं
कि आपको क्लियर विजिबल डिपार्चर नजर आएगा। पहले जो हो रहा था, हो सकता है वो आपको पसंद आए, हो सकता है वो ना पसंद आए, वो और बात है, लेकिन विजिबल डिपार्चर नजर आएगा, डिसीजन मेकिंग नजर आएगी, जो आपको पैरालिसिस नजर आया पिछले 3 से 4 साल में। आपने एनर्जी की बात की, गैस की बात की, 2-3 स्कैंडल्स हैं इसके अंदर, आप भी उस पर बोलते रहो, LNG के ऊपर आप बोलते रहे, तो वो क्या सारे अब आप इन्वेस्टिगेशंस खोलेंगे? क्या एंग्रो का जो सा था पहला टर्मिनल, यू वर द CEO एंग्रो के, अब जाहिर है आपका अपना एक पास्ट है उनके साथ, क्या एंग्रो का कॉन्ट्रैक्ट सामने खुलेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? गैस की 184 अरब का मैं देख रहा था जो थेफ्ट लॉसेस में सारा उसमें डाला हुआ है, जो कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जा रहा है, उसका क्या होगा? अगर इकबाल जैड अहमद जैसे लोग जो वैसे बिलियंस ओ करते हैं सुई गैस कंपनी को, और उन्हीं को टर्मिनल मिल जाता आगे, तो उस पर क्या गवर्नमेंट कर रही है? करप्शन आपका मेन मंत्रा है। LNG टर्मिनल सालों से बात हो रही थी, पिछली ECC मीटिंग, मतलब उससे पहले हमने डिमांड किया कि ये आके रखें। टर्मिनल के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके अंदर ऑक्यूपेंसी रेट्स क्या हैं, यूनिट कॉस्ट क्या पड़ रही है, रेट्स ऑफ रिटर्न्स क्या हो रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पिछली ECC मीटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन हुई, उस प्रेजेंटेशन के अंदर हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। वो अगली ट्यूसडे या वेडनेसडे जिस दिन भी ECC होगी उसके अंदर दोबारा वो डाला गया, ऑलरेडी टेकअप हो गया ECC के फोरम पे, एक फॉर्मल फोरम पे, बंद कमरे के अंदर नहीं। LPG आपने जिक्र किया, LPG की बड़ी मशहूर, जो गैस के जिस दिन हमने डिसीजन लिए थे उस दिन हमने ये बात हाईलाइट की, जो मैंने बजट स्पीच में भी की, जो पाकिस्तान के गरीब तरीन पाकिस्तानी है ना, उनके घर गैस का कनेक्शन नहीं है। वो मीटर आपके मेरे घर में या इवन मुतवसत लोगों के घर में, लेकिन गरीब के घर में नहीं लगा हुआ, वो यूज़ करता है LPG का सिलेंडर। 30% कंबाइंड टैक्स था, 2-3 मुख्तलिफ शक्लों के अंदर 30% LPG की इंपोर्ट पे टैक्स था, वो मैंने गिरा के 30% से 10% कर दिया। तो जो लोकल माशाल्लाह जो है वो उनके ऊपर आप सोच लें कि क्या असर हुआ होगा। इसी तरीके से जो 4 बड़ी जहां सबसे ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, हमने कहा ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को कहा स्पेशल ऑडिट करें, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑडिट, 30 दिन के अंदर हमें ये वापस आके बताएं कि ये जो लॉसेस हैं, जो चोरी हो रही है, जो थेफ्ट है, जिसकी कीमत तमाम को अदा करनी पड़ती है, ये कौन कर रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है, इसको बंद कैसे किया जाए। सो वो जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे हमारे पास वो आ जाएगा। ये इसी तरीके से पावर मिनिस्ट्री को लास्ट टाइम वो लेके आए, वो नेपरा ने नोटिफिकेशन की थी कि नई बिजली की कीमत क्या होनी चाहिए, तो हमने कहा जनाब हम आपको ऐसे तो नहीं कीमत बढ़ाने देंगे, आप हमें बताएं आपका प्लान कहां है, आपकी परफॉर्मेंस किधर है, आपके जो सिस्टम के लॉसेस हैं उसको किस तरीके से हम कम करेंगे, हमें पूरी एक आगे प्लान बताएं, हमें बताएं 6 महीने में क्या होगा, जून 30 को क्या सूरत हाल होगी। जब हम ओवरऑल प्लान देखेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि प्राइस आप इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं। ऑल ऑफ दीज इश्यूज दैट यू टॉकिंग, और ये सारी जो मैंने बातें की ये सब ECC की फॉर्मल मीटिंग की बातें बता रहा हूं, ये कोई बंद कमरे की कहानियां नहीं है। ये ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ये आपके पॉलिसी मैटर्स हैं, पॉलिसी डिसीजंस हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं जो 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कॉन्ट्रोवर्शियल जो अवार्ड हुए हैं, इनको आपकी गवर्नमेंट क्या खोल रही है? क्या मैंने टर्मिनल वाला तो आपको बता दिया, दैट इज अप फॉर रिव्यू, उसके अंदर नजर आ जाएगा। मैं उस पर एक वजाहत कर दूं, पहली बात तो भाई दी आपने कह लो लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ये मैं एंग्रो का CEO जरूर था और ये एंग्रो की कंपनी जरूर है, लेकिन ये मायदा मेरे छोड़ने के बाद हुआ है। एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वो जी वो पता नहीं कितने पैसे डॉलर देने पड़ते हैं अगर वो इस्तेमाल ना भी करें। ये बेसिक असूल है, पूरी IPPs की पूरी इंडस्ट्री उसी बेस पे खड़ी हुई है। और ये मंतकी बात है कि जब असासा मैंने सिर्फ आपके इस्तेमाल में दे दिया, घर आप किराए पे लेते हैं, आप मालिक मकान को ये नहीं कहते थे कि मैं तो जी 6 हफ्ते छुट्टी पे चला गया था अमेरिका, तो मुझे 6 हफ्ते का किराया ना दो, वो पूरा देना पड़ता है। लेकिन बहुत सादा सी बात है, जब रेट ऑफ रिटर्न निकल के सामने आएगा ना, खुद ब खुद पता चल जाएगा मायदा ठीक हुआ था या ये नाजायज मायदा हुआ है। चल यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके बहुत बातें पूछनी है, भी पूछनी है। वो 7 मिलियन हाउसेज क्या वो अनिल साहब को मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, जो बातें चल रही हैं 5 मिलियन रादर। और उसके अलावा अगर ये इंटरेस्ट रेट रेज करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट पे होगा, उसके बारे में क्या करें, और बहुत से सवाल इस ब्रेक के बाद। और सर ये भी पूछते जाएंगे कि इनकी गवर्नमेंट में भी मलिक रियाज साहब अब एक डैम बनाने के चक्कर में है, क्या इनकी गवर्नमेंट भी उनके साथ लग गई है? इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। फॉरेन एक्सचेंज डॉलर, तो अब क्या फ्री फॉल डॉलर का अलाउ करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये पाकिस्तान की जो मईशत है वो इसकी मुतम्मिल नहीं हो सकती कि बिल्कुल मार्केट बेस्ड आप एक्सचेंज रेट छोड़ दें। थिन मार्केट है, थोड़े से लोग भी अगर मिल जाएं तो वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं मार्केट। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्टिवली
एक्सचेंज रेट को जो है मैनेज करती है। पाकिस्तान का फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, लेकिन जिसको कहते हैं मैनेज फ्लोट है, और ये बिल्कुल ठीक फैसला है। पहले भी ऐसा ही होता रहा है और होना भी ऐसा ही चाहिए। आपके ख्याल में क्या प्राइस रेंज पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? सोचिए 125 का अलर्ट से बिटवीन 125 टू 135, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर 135 टापेगा इट कैन हैव डिजास्टर्स इफेक्ट्स। देखिए, इसका जो तरीक़ेकार होता है वो एक बड़ा टेक्निकल सी चीज़ है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किए जाते हैं, और बेसिक मकसद ये है कि आपका एक्सचेंज रेट ऐसे रहे कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनको नुकसान ना हो और आपकी इंपोर्ट्स इनकरेज ना हो। अगर मैं रुपए को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता हूं, जैसे पिछले सालों में रखा गया, उसका नतीजा वो नज़र आता है जो आपको नज़र आया कि 40 अरब डॉलर से खसारा बढ़ के 60 अरब डॉलर पे चला गया, और करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 अरब डॉलर से बढ़ के 18 अरब डॉलर पे चला गया, जिसका मतलब है बैंकरप्सी। तो इसलिए रुपए की कदर जो है उसको बड़ा टेक्निकल फ्री मैनेज रहेगा। बिल्कुल मैनेज रहेगा और मैनेज रहना चाहिए। ये मुझे बताएं कि इशू आ रहा है कि सीपैक का आप लोग भी बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे ट्विटर पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि जी आप ज़रूर पूछिएगा। उन्होंने कहा क्या आप एज अ गवर्नमेंट आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो सेक्टर्स जहाँ पे पाकिस्तानी एक्सपर्टीज़ और टैलेंट चाहिए, और उसको डेवलप करने के लिए आप लोगों का कोई प्लान है कि नहीं है? कि सडनली व्हाट हैपन्स, वर्कफोर्स कहाँ से, who's प्लानिंग फॉर दैट? ये जिम्मेदारी जो उसकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी तो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है। जो मुझे अभी याद आ गया यार, बड़ी अच्छी चीज़ याद आ गई। मैं कल किसी को कोट कर रहा था, आपका प्रोग्राम मुझे याद है। आप लोगों ने कहा कि शफकत महमूद जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बेहतरीन लोगों में से। हाँ। मैं 100% इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव। लेकिन आपने कहा यार उसको किस मिनिस्ट्री में डाल दिया? सर, एजुकेशन इस मुल्क का फ्यूचर है। सो वी हैव पुट वन ऑफ द बेस्ट इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। ये उनके पास जिम्मेदारी है, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट का उनके पास है। बिल्कुल ये सही क्वेश्चन है। मैंने इकोनॉमिक जो हमारा मैनिफेस्टो था, पिछली दफ़ा जब हम अनाउंस कर रहे थे तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये इकोनॉमिक मैनिफेस्टो था, एजुकेशन मैनिफेस्टो था? इतनी सेंट्रल चीज़ है, इतनी बुनियादी चीज़ है। जब तक आप अपने लोगों का स्किल लेवल नहीं बढ़ाएंगे, उनका नॉलेज लेवल नहीं बढ़ाएंगे, जिससे वो दुनिया के साथ मुकाबला कर सके, आपकी इकोनॉमी नहीं सस्टेन ग्रोथ कर सकती। 5 मिलियन हाउसेस, 50 लाख घर, इससे ही बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या इसका फाइनेंसिंग मॉडल है। जब हम बिल्ड यहाँ की फर्म से बात करते हैं वो बड़े डिस्मेट तरीके से माजी है कि जी नहीं उन्होंने मिल जाएगा, उन्होंने मिल जाएगा। व्हाट इज़ द मॉडल है क्या? पहली बात तो इसमें क्लियर कर दें कि ये ज़्यादातर घर जो बनने, तकरीबन तमाम घर वो प्राइवेट सेक्टर से। और इफ आई कैन ऐड वन मोर क्वेश्चन कि अगर मॉर्गेज का यहाँ निज़ाम नहीं आता, ऐसा बाहर होता है, या मॉर्गेज रेट्स आपके नीचे नहीं आते, तो लोग अफोर्ड कैसे करेंगे? जी बिल्कुल सही बात है, 100% दुरुस्त है। नहीं, आप कम से कम जो इतना बड़ा स्केल अप करने की कोशिश करें वो नहीं हो सकेगा। एक्सेस टू फाइनेंस का इशू जो है क्रिटिकल इशू है। उसका पार्ट ऑफ इट जो है ये सलीम रज़ा सब कमेटी को हेड करेंगे EAC की। सलीम रज़ा ने बहुत अपनी ज़िंदगी में इंटरनेशनली, लंदन में, न्यूयॉर्क में काम किया हुआ है इसके ऊपर। गवर्नर रह चुके हैं स्टेट बैंक के। वो और जो दूसरे हाउसिंग टास्क फोर्स के लोग हैं उन्होंने मिलकर इसको एड्रेस करना है। बेसिक लैंड एक्विजिशन के इश्यूज होते हैं, टाइटल के इश्यूज होते हैं, घर डेवलपमेंट के लिए एक्सेस टू फाइनेंस के इश्यूज होते हैं, और इसी तरीके से सप्लाई चेन के इश्यूज हैं। उसको कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी बना के इंसेंटिवाइज करना है प्राइवेट सेक्टर को। ये मैं आपको कंसीड करता हूँ कि हमारे जितने भी टारगेट्स हैं उसमें प्रॉब्ली सबसे मुश्किल टारगेट जो है ना वो ये 50 लाख घर वाला है। लेकिन शुरू में जब हमने अनाउंस किया ना, सब लोगों ने यार क्या हो रहा है। जैसे जैसे एक्सपर्ट्स काम करें ना तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, वो कह रहे हैं यार ये तो हो सकता है। सो इंशाल्लाह ताला जैसी वो हाउसिंग टास्क फोर्स बन गई है, मेरे ख्याल में अगले 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के अंदर बिल्कुल कॉन्क्रीट आपको प्लान। सारे कह रहे हैं आपका टास्क फोर्सों पे बड़ा जोर है, 14 बन गई है, रोज आप एक नई टास्क फोर्स बना देते हैं। सही। और फिर वजह क्या है? देखें, ये हो क्या रहा है, हमारा हुकूमती निज़ाम जो है ना, हमारी मिनिस्ट्रीज जो है, उनकी कैपेसिटी जो है वो एरोड करती गई है ओवर द ईयर्स। निगलेक्ट हुआ है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है, ब्यूरोक्रेसी को हमने रियली जो उसकी कैपेसिटी थी उसको हमने बुरी तरीके से एरोड कर दिया है। तो जब भी आप काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक्सपर्टीज़ की कमी नज़र आती है। उसका आपने कोई शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में हल तो वो है जो पहली दफ़ा हम कोशिश करें 40 साल के बाद एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म करने की, जो डॉक्टर इशरत के तहत कमेटी बनाई गई। कमेटी नहीं, वो तो बाकायदा मिनिस्टर फॉर स्टेट है, बेतहाशा काबिल इंसान है, फॉर्मर सिविल सर्वेंट भी हैं, ग्लोबल एक्सपोजर है। मेरे ख्याल में इससे इनसे बेहतर आदमी नहीं हो सकता ये काम करने के लिए। सो एक तो वो इंस्टीट्यूशनल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या करें? तो शॉर्ट टर्म का इलाज ये है कि टास्क फोर्स क्रिएट करें, स्पेशलिस्ट आप वहां पे लेके आए, पॉलिटिकल जो लीडरशिप आपको चाहिए वो मिनिस्टर्स प्रोवाइड करें और प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करें, और जो टेक्निकल नॉलेज है वो टास्क फोर्स के थ्रू। लेकिन असद ये बताएं, विदहोल्डिंग टैक्स का मैं देख रहा था
ये मदर ऑफ ऑल टैक्सेस लगता है, सारा काम इसी पे चल रहा है सब कुछ। एक दो सजेशंस आई कि क्या अगर आप स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इन पे अगर विदहोल्डिंग टैक्स ब्रैकेट लोअर कर दें तो एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिलेगा, क्या ऐसी कोई चीज़ पॉसिबिलिटी है? ये हो सकता है जी। देखें, पहली बात तो ये है कि क्या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की रिफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीहात में से एक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो मैं 6 ग्रुप्स बता रहा हूँ उसके अंदर से एक ग्रुप जो है वो ख़ास तौर पे इसको देखेगा भी। उसको विदहोल्डिंग टैक्स की रिडक्शन करनी है, करने तो बहुत सारे काम होंगे, उनमें से क्या एक काम ये भी होना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस देखें, जो जिस किस्म का पाकिस्तान की मईशत है उसमें जो एक्सपोर्ट्स का जो ज़्यादा पोटेंशियल है ना, ये ज़्यादा पोटेंशियल है ही उस सेक्टर के अंदर जो छोटे से दरमियाने साइज़ का होगा। ये बहुत बड़े बड़े, पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं कि पेट्रोकेमिकल प्लांट होंगे, रिफाइनरियाँ होंगी जो एक्सपोर्ट्स करेंगी। पाकिस्तान में होनी है गारमेंट एक्सपोर्ट, लेदर एक्सपोर्ट, फुटवेयर, कटलरी, ये ज़्यादातर चीज़ें जो है ये छोटी से दरमियानी। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी है। दूसरा, दुनिया का एक्सपीरियंस है, जॉब क्रिएशन, मौके जो नौकरियों के पैदा करती है वो स्मॉल एंड मीडियम करते हैं। बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल लाती है, टेक्नोलॉजी लाती है, जॉब क्रिएशन कम करती है। सो दोनों जो हमारे जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, नौकरियां पैदा करनी है, इन दोनों के लिए स्मॉल एंड मीडियम। व्हाई डोंट वी हैव सर्विसेज, पेपैल वगैरह बाहर होती है, वो हम क्यों नहीं पाकिस्तान में अलाउ करते? पेपैल नहीं, अलाउ की बात नहीं है। वो तो पेपैल का पर्सनल डिसीजन है। कल शाम को मेरी मीटिंग हुई है ऑल्टरनेट टू पेपैल, और यही मैं उनको कह रहा था कि इस वक्त इतना टैलेंट है पाकिस्तान में बैठा हुआ, घर से ऑपरेट करके वो आपको डॉलर कमा के दे सकते हैं। उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है पेपैल जैसा। सो पेपैल या पेपैल का इक्विवेलेंट लाना हमारे लिए अशद जरूरी है। जैसे मैंने कहा, कल शाम को मेरी उनके साथ मीटिंग हुई है। ये कुछ चीजों में मैं घुस जाता हूं, हालांकि मेरा डायरेक्ट उसमें ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिकॉज द क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमी। तो इंशाल्लाह ताला अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल होगा पाकिस्तान में। ये तमाम नौजवान जो हैं इंशाल्लाह ताला फिर उनके पास इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए और पेमेंट जो है वो ब्रिलियंट, ये पेमेंट प्लेटफॉर्म आ जाएगा। और बड़ी इतनी टैलेंट है, ये देखना, ये इंशाल्लाह ताला उठा देंगे। ब्रेक पे मैं जाना, लेकिन पेमेंट से पहले एक पेमेंट का ख्याल, एक बात याद आ गई मुझे। याद है इसी प्रोग्राम में आपने कहा था स्ट्रोक ऑफ अ पेन से हम हटा देंगे प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को। हटा दिया आपने, लेकिन आपने खाली सस्पेंड किया। महीने का 50 लाख तनख्वाह भी ले रहे हैं, पर्क्स भी चला रहे हैं, और वो मेरे टैक्स पे से जा रहे हैं। तो इस हटाने का मुझे क्या फायदा? मुझे तो मैं तो सरप्राइज हो गया हूं कि मैं तो समझा था कि हमारी जैसी समरी चलती है तो फौरन आप लोगों को पता चल जाता है। सर, ये आपकी इस ख्वाहिश का इजहार जो है, इसकी समरी जो है वो हो चुकी है। इट्स नॉट जस्ट सिर्फ उनके लिए, और भी लोग हैं जो हमारे ख्याल में कानून के मुताबिक उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी, तो उसकी समरी भेज दी गई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकल गई है। इंशाल्लाह ताला जब भी कैबिनेट की वो उसमें मीटिंग में आएगा तो ये भी फैसला हो जाएगा। चल, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद आके मैंने आपसे कुछ 2 ऐसी बातें करनी हैं जो आपने पहले वादे किए थे कि हम करेंगे, लेकिन वो लग रहा है कि शायद एज फाइनेंस मिनिस्टर कुछ आप चीज़ों में प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द शो। मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि एक चीज़ याद करवानी है मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को। ज़रा वो क्लिप चलाइएगा। मेरा फेवरेट सेक्टर है ऑटो सेक्टर, बिकॉज आई थिंक दैट टेकिंग पीपल फॉर अ राइड। ज़रा वो लगाइएगा भट्टी साहब। लेकिन लूट मचाई भी उन्होंने, ना इंडिजिनाइजेशन उस तरह की है। गाड़ियाँ वो थोड़ी बनाते हैं, गाड़ियों पे 5-5 लाख 2-2 लाख ऑन कमाते हैं, और जो उन्होंने 10 गाड़ियाँ या 20 गाड़ियाँ बेच के कमाना है वो 3 में कमा लेते हैं। लेकिन कोई उनको हाथ नहीं लगता। इंपोर्ट सेकेंड हैंड की वो नहीं खुलने देते कि जी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट माफियाज। ऑन के ऊपर बिकना, ये मैं स्टैंडिंग कमेटी में हम इनको बुला के बोल चुके हैं कि आप अपने वैल्यू चेन के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर की कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं हाथ उठा सकता, इट्स बुलशिट। अगर इंडस मोटर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी इस वक्त 65% चल रहा है तो आयल से यार एक्सेसिव प्रॉफिट्स हो रहे हैं, राइट? लेकिन अगर वो 18-20-22% बना रहे हैं, सर आपके मुल्क में, अगर आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे, जो आपके मुल्क में बैंक्स अपना रिटर्न दे रहे हैं और जो अपने बैंक्स अपने प्रॉफिट शो कर रहे हैं, दुनिया में कहीं दे रहा है कोई? ये आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं, तो आपने सडनली इनको क्रिमिनल्स की तरह भी नहीं ट्रीट करना अनलेस देयर इज अ रीजन टू डू सो। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को मैं पब्लिकली आपको बताता हूं पोजीशन जो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ले चुका हूं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मैं इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी का चेयर था। हमने पूरा बाकायदा 5 साल का कैस्केडिंग टैरिफ स्ट्रक्चर दिया था, प्रपोजल नहीं किया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट। मेरे ख्याल में ओवर प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है।
मेरे ख्याल में ओवर प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो शायद मिल रहे हैं, लेकिन इनकी कंपैरेटिव और जो क्वालिटी है और जो क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी के ऊपर इश्यूज है, सेफ्टी के ऊपर इश्यूज। जी, आपने खुद कहा प्रोग्राम में ओवर प्रोटेक्टेड है, सब कुछ है, अब आपने फिर सेकंड हैंड गाड़ियां और महंगी कर दी, इनकी और लॉटरी निकल आई है। आप लोगों ने अपना एल्गोरिथम लगाया नहीं 10% उस पर, अब आपकी गाड़ी महंगी हो जाएगी। सेकंड हैंड नहीं, जो महंगी गाड़ी है, जो महंगी गाड़ियां इंपोर्टेड है, वो 1800 सीसी। ये बताएं, इनको कोई पूछने वाला है कि नहीं है? आप तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर का तो नहीं है, लेकिन एज ईसीसी चेयरमैन एंड एक्सेस बंदा आपने मुझे बड़ा अच्छा याद दिला दिया। वाकई में मेरी प्रायोरिटीज के अंदर अभी भी मेरे ख्याल में प्रायोरिटीज में मेरी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन से साहब ने याद दिला दी है। आज शाम को हमने अगली ईसीसी मीटिंग, अगले हफ्ते की ईसीसी मीटिंग है, तो एजेंडा इशू कर दिया है। अगले मीटिंग में हम होते हैं जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को जरा ले आए इसके ऊपर पूरा ये रिव्यू। तो अगले, अब आप इनको कहेंगे कि अगले बिल्कुल, ये और ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, देखें मैंने जो जिस चीज के ऊपर क्वालिटी खास तौर जो उस वक्त भी मैंने जिस चीज को क्रिटिसाइज किया था, ये जो है ना कि जो 6 महीने इंतजार कर रहे हैं, 2 लाख ऑन चल रहा है, ये मैं जवाब मानने को नहीं तैयार कि हम क्या करें, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते। सो वो चीज है, जैसे मैंने कहा था सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के इश्यूज हैं कि वही टोयोटा मोटर कंपनी जिस सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ गाड़ी पाकिस्तान में बेच रही है, क्या वो मुख्तलिफ होना चाहिए जापान से, या वही होना चाहिए एग्जैक्टली? सो ये भी इश्यूज है, क्वालिटी के इश्यूज है, तो वो इंशाल्लाह बोलते हैं जी रज़ा दाऊद साहब से कि कॉम्प्रिहेंसिव। आप बड़ी तकरीरें करते होते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस तबाह कर दिया मिडिल क्लास को, आम आदमी को, तो आपने भी आगे वही किया, बढ़ा दिया है। मुझे तो कभी कभी अगर आपका कद का फर्क ना होता तो दूर से कभी कभी डार साहब का धोखा लगता था, आपकी कुछ हरकतें उस तरह मिलती हैं उनसे, डार साहब से। इसलिए बोलते हैं कि नीम हकीम खतरा जान होता है। आपके पास बिजी आदमी है, यू हैव मोर थिंग्स टू यारी। गौर से आप देखें, दूरबीन करीब जाके देखें तो आपको बहुत फर्क वाज़ेह नजर आ जाएगा। हमने जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हैं, ये सारे उन चीज़ों के ऊपर लगाए हैं जो साहिब सरबत लोग यूज़ करते हैं। वो एक ये भी आई थी कि चीज़ बैन कर दो, क्रैकर बैन कर दो, हमने कहा नहीं यार, खाने दो बेचारों को, लेकिन टैक्स हम उससे ज़्यादा लेंगे। इसी तरीके से महंगे टेलीफोन सेट्स के ऊपर एक थ्रेशोल्ड के ऊपर आम आदमी पिज्जा खाता, आपने महंगा कर दिया। आम आदमी के पिज्जा पे कुछ नहीं लगाया जनाब, कोई आम आदमी। इसी तरीके से 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियां जो हैं उसके ऊपर टैक्स, सारी चीज़ों उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया है जो अमीर आदमी इस्तेमाल करता है। मुश्किल हालात में मेरी तो कोई उनको भी ना डालूं, लेकिन अगर मेरे पास चॉइस ही आ जाता, क्योंकि जरा से ये भी बात कर ले, अच्छा ये ना करते जो कॉर्पोरेट सीईओज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन पे मैं ये 25% टैक्स ना करता, जो कि बाय द वे अभी भी उससे कम है जो पिछले साल वो दे रहे थे, तो फिर क्या होता? ये जो पैसा नहीं आता, इसका बोझ किस पे पड़ता? इसका बोझ पड़ता गरीब तरीन पाकिस्तानी पे, या वो महंगाई की सूरत में पड़ता, या मैं इंडायरेक्ट टैक्स लगाता उनके ऊपर। जिस तरह मुस्लिम लीग नून डार साहब ने पता क्या किया था, पहले महीने में जब आए तो उन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया, आम इस्तेमाल की तमाम चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। हमने सिर्फ उन चीजों पे इंडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे बताएं, बात हो रही है जो आपने चीज़ें करनी थी या नहीं की। मुझे याद है मेरे एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि यार वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन। $200 बिलियन का इशू था, और वो इशू था इन्होंने 6 साल बायलैटरल ट्रीटी नहीं हुई, उसका आपने इन्वेस्टिगेट करने का इशू बनाया है, नहीं बनाया है? आपने गवर्नर हैं बैठे हुए, ठीक है। एक्चुअली तो शहजाद अकबर साहब जो हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी पे, उनसे हमने ये सवाल पूछा था, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में हमें जवाब दिया। जो हमें जवाब मिला है वो $200 बिलियन के पीछे जो है कोई बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं अवेलेबल था। हाउएवर ये तो हमें पता है ना कि पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी तादाद में पैसा बाहर ले जाते रहे हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता है कि मैं उसको बाकायदा वो करता रहा हूँ, तो वो आज भी वज़ीर आज़म साहब के साथ मेरी और ये शहजाद अकबर साहब जो उनसे मैंने कहा कि प्लीज़ मीडिया में जाएं और ज़रा आप बताएं कि क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, बड़े कॉम्प्रहेंसिव तरीके से ये जो पैसा दौलत बाहर गई है उसको किस तरीके से हमने वापस लेकर आना है, उस पर काम करें। लेकिन उन्होंने शायद अभी तक इस तरीके से शेयर नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए। तो आज ही प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ एक मीडिया ब्रीफिंग करें और बताएं क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं। और ये बताएं कि अब नट्स एंड बोल्ट्स में होता है, व्हेन डू वी एक्सपेक्ट कि असद उमर विल गिव अ लार्ज रोड मैप कि यूथ में ये हो रहा है, हम इस इंडस्ट्री के लिए ये कर रहे हैं, टैक्स ब्रेक्स ये हो रही हैं, एक प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लान का? बिल्कुल सही, एक्सीलेंट क्वेश्चन। बिफोर द एंड ऑफ द 100 डेज, 100 दिन का जो हमने कहा था, उस 100 दिन के अंदर इंक्लूडिंग वो जो 6 सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान होगा। इंडिविजुअली भी उसके अंदर होगा, टूरिज्म में क्या हो रहा है, एसएमई के लिए क्या कर रहे हैं, क्रेडिट एक्सेस किस तरीके से इंप्रूव करना, ये सोशल प्रोटेक्शन, गुर्बत के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लेने, लेकिन वो एक मरबूत जामे ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होगी। इंशाल्लाह ताला इमरान खान के ओथ लेने से 100 दिन के अंदर अंदर आपको ये पेश करेंगे। दूसरा ये बताएं,
अभी एक जुडिशल फैसला है जिसमें अपना जंगी तरीन साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हमेशा के लिए। क्या इम्पैक्ट है इसका, और दूसरा क्या अब वो पार्टी के अंदर क्या उनकी पोजीशन होगी? क्या वो पार्टी के ऑफिस में रहेंगे, बैठेंगे, मीटिंग्स अटेंड करेंगे, क्या नहीं करेंगे? बिकॉज आप लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था जब मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे एंड यू सेड ही हैड नथिंग टू डू विद द पार्टी। देखिए, ऑफिशियली तो उनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे तो सख्त अफसोस हुआ है इस फैसले का। अदालत का फैसला है तो सब कबूल करेंगे। मैं आपको बिल्कुल सिंसियरली बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बहुत ही काबिल इंसान की सर्विसेज से महरूम हुआ है इस फैसले के नतीजे में। वो बाकी फैसला हुकूमत का है। मैंने आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बड़ी एनेक्डोट। मैं खड़ा हुआ था लॉन में बनीगाला के, तो बनीगाला में लॉन में मुझे किसी ने पूछा, उस दिन ज्वाइनिंग हो रही थी एक किसी शख्स की, तो मुझसे उसने पूछा कि आप जा रहे हो ज्वाइनिंग में? मैंने कहा यार मैंने इसकी ज्वाइनिंग में नहीं जाना। और मैंने उसको कहा मैंने 20 साल जो है ना हुकूमतों के साथ काम किया दूसरी साइड से, और अगर मैं बोलूं कि बेहतरीन मिनिस्टर कौन था जिसके साथ मैंने काम किया तो वो शायद जहांगीर खान तरीन था, और अगर मैं बोलूं सबसे कमज़ोर कौन सा तो वो शायद ये शख्स थे जो भी साथ ज्वाइन कर रहे थे। सो ये मेरा व्यू है जहांगीर तरीन के बारे में। और जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त आदमी की एक सर्विसेज से उसकी महदूद कर दी गई है जिस तरीके से वो कर सकता है। आई नोइंग जहांगीर, उसने कंट्रीब्यूट तो फिर भी करना है, आप हुकूमत में हो या ना हो, उसने कंट्रीब्यूट करना है। पार्टी के अंदर ऑफिशियली ऑब्वियसली उनका कोई रोल नहीं हो सकता। दूसरा ये बताएं, आप लोगों ने ओहदे क्यों नहीं छोड़े हुए? हर कोई दो दो रख के बैठा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर भी अभी तक चेयरमैन है, जो वजीर हैं वो भी पार्टी ओहदों पे बैठे हुए। क्या दिल नहीं लगता? ये वो तमाम चीजें जो आप लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते थे। मेरे पास तो कोई यूनियन काउंसिल का भी ओहदा नहीं है, लेकिन मेरे पास पार्टी का ओहदा नहीं। देखे, ये असूली तौर पे ये बात मेरी प्राइम मिनिस्टर से हुई थी। उस दिन शाह महमूद कुरैशी डेफिनेटली वहाँ पे थे, मुझे याद नहीं और कमरे में कौन था। ये कोई 2 हफ्ते पहले की बात है। और आज प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे दोबारा डिस्कस किया कि आगे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी है मीटिंग। मैंने कहा वीकेंड के ऊपर कर लें मीटिंग। तमाम ओहदे नहीं सेपरेट हो सकते, ये प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है पाकिस्तान की। आपको प्रैक्टिकल रियलिटी देखते हुए करना है, लेकिन ज़्यादातर ओहदे बाय एंड लार्ज सेपरेशन होनी चाहिए। पार्टी का स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। चेयरमैन आप इमरान खान की जगह किसी और को लगा दें, मेरे ख्याल में बगैर मनते की बात है। इसी तरीके से वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर सेपरेशन नहीं करेंगे तो नुकसान सिर्फ तरीके इंसाफ को होगा। और किसी की सेहत पे क्या असर पड़ता है? पार्टी कमजोर हो जाएगी अगर हमने एक ऐसे लोग जिनका काम सिर्फ पार्टी चलाना उनको ना नॉमिनेट किया। उस्मान बोजदार का आपने कभी नाम सुना हुआ था? जो पहले नहीं, मैंने नहीं सुना। बाद में सुना है, जब बनने के बाद ना, उसके बाद मुलाकात भी हुई थी। अभी हमने बुलाया हुआ था। ये जो वफाक के अंदर मुश्किल फैसले कर रहे हैं ना, तो अब अगली बार यानी सूबों के बजट आने। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी उनसे मीटिंग हो तो उनको बड़ा एक ज़बरदस्त प्रपोजल गया है DHA की तरफ से और मलिक रियाज साहब की तरफ से डडोचा डैम का, कि हम बना लेते हैं JV के तौर पे। लेकिन शायद उनको पता ये नहीं है कि बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को ये बताया गया है कि उसके चारों तरफ एक जबरदस्त हाउसिंग सोसाइटी बनेगी जिसका डैम व्यू होगा। क्या व्यू विद अ डैम और डैम विद अ व्यू, आइदर वे। और वहां पे लोगों को बड़ा इंटरेस्ट नजर आ रहा है। डू यू फील कि इस तरह के JVs होने चाहिए विद कंट्रोवर्शियल, कि आप भी उसी रंग में रंगे जा रहे हैं? सो आप ये पूरी कहानी का ये तो नहीं है कि डैम व्यू होगा खूबसूरत एंड द पब्लिक इंटरेस्ट बी डैम्ड, एंड द पब्लिक इंटरेस्ट बी डैम्ड। ऐसा ना होगा। देखिए, बाय द वे हमने मलिक रियाज साहब के यहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट हुई थी इस्लामाबाद के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के ऊपर उस इंक्रोचमेंट को क्लियर किया गया है। अरबों रुपए की जमीन क्लियर हुई है। कोई TV चैनल उस पर खबर भी नहीं चलाने को तैयार। हम चला रहे हैं, हम चलाइए। अच्छा, आपने चलाई है, वेरी गुड। अच्छा दी, मेरे ख्याल में किसी भी इस किस्म की स्कीम का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं इस कॉन्सेप्ट से मेरे ख्याल में बड़ा घबराना चाहिए, क्योंकि हमने ये कराची के अंदर देखा है ना कि आप एक काम करें पब्लिक सर्विस का, लेकिन लिंक कर दें उसको कमर्शियल एक्टिविटी से। पब्लिक सर्विस करनी है तो करें पब्लिक सर्विस, और कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो कमर्शियल एक्टिविटी करें। मैं जाती तौर पे इसके मुखालिफ हूं कि ये दोनों चीजों को न ठीक किया जाए। लास्ट 30 सेकेंड्स कोई ऐसी बात करें जिससे आम आदमी को कोई उम्मीद हो और बढ़े। क्या वो बात है जिससे वी कैन गिव होप टू पीपल? लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल फ़ैसले वाला वो तो ठीक है, हमें करने हैं, वो तो करने की ज़रूरत है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे और लोग ये मानेंगे कि पाकिस्तान की मईशत एक उस रास्ते पे चलना शुरू हुई है जहाँ लोगों को उम्मीद नज़र आ रही है, आगे नज़र आ रहा है। अभी तो उन्होंने कम से कम लोगों ने ये तो देख लिया ना कि मुश्किल फ़ैसले करते वक्त भी अवाम पे बोझ नहीं डालते। थैंक यू वेरी मच।
लेकिन दो बातें ये असद उमर ने उन्होंने जो मेन उनका एक तो बिफोर 100 days आर ओवर वो एक कंप्लीट प्लान देंगे, नट्स एंड बोल्ट्स इन एवरीथिंग, यूथ के लिए क्या होगा, किस इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, क्या पॉलिसीज़ होंगी, जो एक कंप्लीट प्लान है। और दूसरा जो जिस बात की मुझे ज़ाती तौर पे खुशी है कि वो उन्हीं पुराने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ उन्हीं तरीके से कारोबार की गवर्नमेंट के हक़ में नहीं है। और ये बहुत बड़ा लेसन है, बिकॉज जो हम बाकियों ने जो माजी में हुआ है उसका नतीजा हम देख रहे हैं। बाकी आई विल नॉट पास एनी जजमेंट, आपने खुद उनकी बातें सुनी है, इट्स अप फॉर यू टू डिसाइड कि डू यू फील कंफर्टेबल विद असद उमर होल्डिंग द रेंस और नॉट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।